हेलो, मैं मोहम्मद मुसब्बिर हसन। जैसा कि आपको पता है कि मैं इल्म अचीवर का एक रेगुलर फैकल्टी हूँ और मैं फिज़िक्स पढ़ाती हूँ और हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे और वो था एमयू 11th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हमने वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। आज जो है हम उसी के पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इनके अलावा एक बात और भी बतानी थी कि अगर आपको ये जो वीडियोस है या सेशन जो अच्छा लगता है तो आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है। वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है। इसके पार्ट 2 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। इनके पार्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं बगैर टाइम गंवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि a certain household consumes 250 units of energy during a month. How much energy is दिस इन जूल। कह रहा है एक सर्टेन हाउस होल्ड जो है 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक महीने में कंज्यूम करता है, तो बताओ ये एनर्जी जूल में कितनी होगी। तो देखो ये जो यूनिट है ना, ये होता है किलो वाट आवर। क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, यानी ये 250 किलो वाट आवर है। और 1 किलो वाट आवर या 1 यूनिट जो है उसकी वैल्यू होती थी जूल में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना होता है। तो अब ऐसे ही कहा गया 250 किलो वाट आवर या कह लो 250 यूनिट, ये कितनी एनर्जी होगी जूल में। तो क्या कहोगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर जो है किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 250 इंटू 36 इंटू 36 बाई 10 इंटू 10 की पावर 6। एक जीरो से इसको कैंसिल कर दो और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 36 इंटू 25 कर लोगे, जैसे 6 5 30, 3 कैरी, 5 3 15 प्लस 3 18, 6 2 12, 3 2 6 प्लस 1 7, 0 8 2 10 और ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 6, तो 2 जीरो इस पर डाल दो, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है। होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल है नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम गंवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि अ मोटर ऑफ ए पंप लिफ्ट्स 30 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट to a height of 6 meter. The power of the motor is, take G equal to 10 meter per second square। कह रहा है एक मोटर है जो के 6 मीटर तक ऊंचाई पर, 6 मीटर की ऊंचाई तक 30 किलोग्राम वाटर को, कितना 30 किलोग्राम वाटर को 1 मिनट के अंदर, पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर जमीन से इस ऊंचाई तक पहुंचा देता है ना। एक मोटर जो है कितना 30 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी पावर कितनी होगी। तो देखो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, mgh अपॉन टाइम। ठीक है। तो mgh अपॉन टाइम, तो m तो हो गया 30, g की वैल्यू मान लेना है 10, h की वैल्यू दी हुई है 6 और टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट का मतलब कितना होगा, 60 सेकंड होगा। ठीक है। अब इनको यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 0 से ये खत्म, 6 से 6 खत्म, तो कितना हो जाएगा 30 वाट। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 वाट। तो करेक्ट आंसर इज 30 वाट। क्लियर। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टू मासेस m1 एंड m2, ये याद रखना ये m1 है, m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। ये वैसा ही सवाल है जो हमने पिछले सेशन में किया था। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटा इज, ठीक है, कह रहे हैं दो बॉडी है उनके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है,
तो उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, P²/2m। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाती है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब दोनों के लिए मोमेंटम का रेशियो P1:P2, तो क्या लिखोगे 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी चूंकि सेम है इसलिए मैंने दोनों की वैल्यू को सेम कंसिडर किया है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे अंदर में ही ये खत्म हो जाएगा। तो P1:P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1:P2 हो जाएगा m1/m2। याद हो अगर तुमको, तो मैंने कहा भी था कि ये रिजल्ट डायरेक्टली समझ सकते हो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोमेंटा क्या हो जाएगा, √m1/m2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। फिर से देखो, मेरे ख्याल से सेम सवाल है कि 2 masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy, the ratio of their magnitude if their respective linear momentum is। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 masses है 1 ग्राम और 9 ग्राम का, उसके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो रेशियो क्या होगा उसके लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो सीधा सीधा वही लिख दो P1:P2, ज्यादा डेरिवेशन नहीं कर रहे, अंदर में लिख दो √m1:m2। अब रेशियो है तो यूनिट वगैरह बदलने की जरूरत नहीं, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, ये 1 ग्राम ये 9 ग्राम। रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1:3। क्लियर। और एक चीज याद रखना, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब तक अगर गौर किए होगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, देख लेना पिछले स्लाइड में भी, ठीक है, पिछले सेशन में भी और इसमें भी 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो इसी पर आया है। और ये एक साल के सवाल नहीं, अलग अलग साल के सवाल हैं, यानी कि ये इनका फेवरेट सब क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है, तो इनको जहन में ही रखना, ये रिजल्ट ऐसे सॉल्व होता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको 5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया, जिसका मास कितना है 40 kg। ठीक है भाई, यहाँ पर ले जाया गया। अब कह रहा है यहाँ से इसको रिलीज किया गया। देखो रिलीज करने का मतलब हुआ, यहाँ से रिलीज करने का मतलब हुआ यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली क्या होगी 0 होगी। चलो खैर, इतनी बात ध्यान में रखना। अब कह रहा है कि जब इसको छोड़ा गया, तो जब ये अपनी आधी ऊंचाई पर आ चुका होगा, मतलब यहाँ पर ऊपर से 2.5 या नीचे से भी क्या कह लो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर आया होगा, तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब ये इस पॉइंट पर ये पार्टिकल पहुंचा होगा हाफ वे डाउन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या लगा लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको कह लेंगे इनिशियल पॉइंट और इसको कह देंगे फाइनल पॉइंट। तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगा mgh, तो mgh का मतलब 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5, ऐसा लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनली ये तो निकालना ही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली mgh फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार h जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 2.5 हो जाएगा। तो m है हमारा कितना 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 2.5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 5 20 और 2 0 और डाल दो, तो 20,000 काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ रही होगी मेरे ख्याल से 1000। ठीक है, कितनी आ रही होगी 1000 अपॉन 10 करोगे 0 0 खत्म, 25 4 100 और 1 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो है वो कितना आ जाएगा 100 जूल, चूंकि ये इधर आकर इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आसानी से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये सवाल था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है
कि a man weighing 70 kg carries a 30 kg box to the top of a building 20 meter high. What is the work done by the man? Take G equal to 9.8, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है एक मैन है जो कि खुद 70 केजी का है, 70 केजी का है, और उसके सर पे एक बॉक्स है या डब्बा है, ठीक है। उसके पास एक बॉक्स है 30 केजी का, वो उसको लेकर, मतलब खुद के साथ उसको लेकर 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग पर जाता है। तो एक बात सोचो कि जब वो 20 मीटर की ऊंची वाली बिल्डिंग पे चढ़ा होगा तो ये कितना मास एक्चुअली में कैरी किया होगा, सोच के देखो, है ना। ये 30 केजी भी लेकर गया होगा और साथ साथ अपने आप को भी तो लेके गया होगा उस ऊंचाई तक, है ना। तो एक्चुअली में कायदे से देखा जाए तो ये एक्चुअली में 100 केजी को लिफ्ट करके ले गया है इस ऊंचाई तक, है ना। तो अब क्या कर लोगे, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mgh, है ना। वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर mgh, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, W बराबर मास इज 100, G की वैल्यू 9.8 लेनी है तो 9.8 ही रखेंगे, इनटू h इज व्हाट 20 मीटर, h कितना है 20 मीटर है। इनको सॉल्व कर दो, ये देखो 100 इंटू 98 बाय 10 और ये इंटू 20, 0 से 0 खत्म कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 8 टू 16, 9 टू 18 प्लस 1 19, तो 196, इस पे 2 0 और डाल दो तो कितना हो जाएगा 19600, इतनी जूल हो जाएगा, है ना। 19600 इतनी जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया होगा, है ना। मतलब उसको इतना वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है, यानी कि इतना वर्क डन उस मैन को करना पड़ा होगा उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। क्लियर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इज मोर एनर्जेटिक, कह रहा है इनमें से कौन सी बॉडी जो है ज्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। तो देखो एनर्जेटिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देख लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², ठीक है। अब कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से बताओ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, हर जगह m और v की वैल्यू दी हुई है, इस रिजल्ट को चेक कर लो, जिसका ये वाला हिस्सा मैक्सिमम होगा 1/2 तो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, mv² जिसका मैक्सिमम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा हाफ m2v का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4v², यानी 4/2 mv², नो नीड टू कैंसिल आउट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हाफ मास है इसका m, स्पीड v ही है तो v का स्क्वायर, तो ये हाफ mv² ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लो, हाफ मास इज 2m और v स्पीड v है तो v का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2/2 mv²। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लो, हाफ मास है इसका कितना 3m और वेलोसिटी इसकी कितनी है v/2, तो v/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा v²/4, ये हो जाएगा 9/4 हाफ mv², तो 9/4 जो एक्चुअली ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है 2.25, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 2.25/2 mv²। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, देखो इतनी चीजें तो हर जगह सेम है, इतनी चीजें तो हर जगह सेम है, इतनी चीजें तो हर जगह सेम है, ठीक है। बस ये देख लो कि ये जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 2.25 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे एनर्जेटिक बॉडी जो है इसमें वो कौन सी होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है 2v है, ठीक है। होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे जहन में रखना एक चीज, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का नहीं है और ये सवाल जो है बहुत पुराना है, 2016 का सवाल है और आज हम 2025 में इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत पुराना सवाल है, मे बी उस टाइम में ऐसा रहा हो, मेरे ख्याल से उस टाइम में भी ऐसे सिलेबस में नहीं था 9th-10th के, लेकिन फिर भी सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आपको आएगा, ठीक है, कि ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ, ये 1 नहीं है l है, लेंथ l is lying on a horizontal table, work done in making it stand on one end will be,
ठीक है। कह रहा है कि एक रॉड है ऐसे टेबल सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसका लेंथ L है और इसका मास M है। अब कह रहा है कि अगर हम इस रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल से, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, इस हॉरिजॉन्टल से इसको वर्टिकल करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी कि इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब रॉड को हॉरिजॉन्टल से अगर हम ऐसे वर्टिकल कर देते हैं, ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और करनी है कि ये सारा का सारा, मतलब ये जो यहाँ पर टोटल मास है, इसमें जो टोटल मास है, ठीक है, ये सारा का सारा मास इस L ऊंचाई तक नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब इस रॉड को यहाँ से ऐसे किए होगे, ये वाला मास तो यहाँ आया होगा, ये वाला मास 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 इस ऊंचाई तक गया होगा, ये वाला मास इस ऊंचाई तक गया होगा, ये वाला मास इस ऊंचाई तक गया होगा, ठीक है। यानी पूरे रॉड का सारा मास अलग अलग हाइट तक गया है, और इनको जोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। तो इनको जोड़ पाते हैं हम एक्चुअली में इंटीग्रेशन से, ठीक है, या इनको सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। तो मैं यहाँ पर एक नई चीज बताने वाला हूँ, उस पर गौर करना। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर पर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है, पूरा मास कहाँ पर है, इस यहाँ पर है, यानी M मास जो है इसके सेंटर पर है, ठीक है। और जब इसको खड़ा किया गया होगा ऐसे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, बस समझ लेना इतना। इस रॉड के मास को इसके सेंटर पर एज्यूम कर लेंगे। जब इसको खड़ा किया गया होगा, ये सेंटर वाला पॉइंट कहाँ गया होगा, यहाँ पर। इसका मतलब इस पूरे रॉड को हम ये मान सकते हैं कि पूरे रॉड को, जो पहले ग्राउंड पर था, वो इस पूरे रॉड का मास अब कितनी ऊंचाई पर चला गया है, L/2 हाइट पे चला गया है। क्लियर? समझ में बात है? मतलब पूरे रॉड को हम एक पार्टिकल मान लेंगे। पार्टिकल कहाँ पर? उसके सेंटर पर। तो पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल था उसका सेंटर ग्राउंड पे ही था, जब वो वर्टिकल हुआ होगा तो उसका सेंटर कहाँ चला गया होगा, इस पॉइंट पे चला गया होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे चला गया होगा। ये क्या है, L/2 होगा रॉड का। अब इस पे लगा देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, यानी कि h की जगह क्या रखोगे, L/2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा mgL/2, ठीक है, यानी mgL/2, ठीक है। बस समझ में आ गई? सिर्फ mgl करोगे तो आंसर नहीं आने वाला, वो गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ये भी है, लेकिन ये आंसर गलत है। बस समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं किया है। तो ऐसे सवाल में हम मास को उसके सेंटर पर एज्यूम करके पार्टिकल सिस्टम में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये 11th क्लास का सवाल था, पता नहीं क्यों दे दिया, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में सवाल ऐसा आता है तो उसको इस तरीके से डील कर लेना। समझ में आ गई बात है? चलो, इनके अलावा एक बात और बोलना था कि अगर ये वीडियोस वगैरह अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसी और वीडियोस हम लेकर आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो क्या कह रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑफ मास 1500 kg is increased from 30 km/h to 60 km/h, the work done will be। तो वर्क डन किसमें निकालना है, किलो जूल में निकालना है, याद रखना। तो एक चीज देखो, कार का मास कितना है, 1500 kg है, और कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 30 km/h से बदल के कितना कर दिया गया, 60 km/h कर दिया गया, ठीक है। तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा। तो देखो यहां पर हम क्या कर लेंगे, वर्क डन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो सबसे पहले तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो जाएगा, 30 × 5/18 ऐसा हो जाएगा। तो चाहो तो सॉल्व कर लो, 6 3 = 18, 6 5 = 30, तो 25/3 मीटर/सेकेंड हो जाएगा ये। इसको भी बदल लो, 60 × 5/18, तो 6 3 = 18, 6 1 = 6, ये हो जाएगा 50/3 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डाल दो, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसा कर लोगे तो m/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर लिख लोगे v/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो m तो है हमारा 1500/2, इधर क्या लिख लोगे v स्क्वायर यानी 50/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कायदे से 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 1500, इसको कैंसिल कर दो ऊपर नीचे ऐसे, तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो 750 इंटू, देखो ये हो जाएगा 2500/9 माइनस ये हो जाएगा 625/9। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लो, तो W बराबर हो जाएगा 750 इंटू, देखो एलसीएम तो 9 ही रहेगा, ऊपर से ही घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 0 - 5 = 5, फिर 9 बचा होगा, 9 - 2 = 7। ठीक है, और यहाँ से 1 कैरी चला गया था, तो यहाँ बचा होगा 4, तो 24 - 6 ये हो जाएगा 18। ठीक है, अपॉन 9। ठीक है, इसको फर्दर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल तो हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 और यहीं कैंसिल कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये 250, 250 इंटू 625। अच्छा, लेकिन इसको ये जो आंसर आया है 250 इंटू 625 ये जूल में आएगा, लेकिन उसको किस में चाहिए, किलो जूल में। तो किलो जूल का मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, यहीं पे डिवाइड कर दो तो आसान हो जाएगा, 1000 ऐसे, ये 2 0 खत्म, 25 4 ज़ा 100, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 625/4। तो इसको थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 4 1 ज़ा 4, 2 बचा होगा, 4 5 ज़ा 20, फिर ठीक है, फिर 4 6 ज़ा 24 पॉइंट और इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, तो फिर 156 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन लेकिन चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार जो है क्या कर लेना, चेक कर लेना, कोई एरर ना हो। क्लियर, अगर कैलकुलेशन सारा सही है तो यही आंसर है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, एक बार दोबारा से चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, जैसे m/2 1500/2 था, ये 50/3 25, तो ये कितना हो जाएगा 2500/9 माइनस 625। सिर्फ ये चेक कर लो ये गलत तो नहीं है, 625। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 5, 9 - 2 = 7 और 8, तो 1875 ये आना चाहिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, यही आ रहा है, बाकी फर्दर चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट is used for 6 hours per day. The unit of energy consumed in 1 day by the bulb are. ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 60 वाट है, उसको हर दिन 6 घंटे तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम क्या होगा एक दिन में। ठीक है, कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी का मतलब किलोवाट आवर में इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तुमको चाहिए किलोवाट आवर में, अगर एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए तो पावर इनटू टाइम करेंगे, लेकिन पावर को किलोवाट में रखेंगे और टाइम को आवर में रखेंगे। ऐसे केस में डायरेक्टली जो एनर्जी आती है वो किलोवाट आवर में आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर 60 वाट था, तो किलोवाट में कितना हो जाएगा 60/1000 वाट इनटू कितने टाइम तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक दिन में 6 घंटे तक के लिए, एक ही दिन का निकालना है तो यही रहेगा। तो ये देखो ये 0 0 खत्म, 6 6 = 36/100, व्हाट यू विल गेट 0.36 यूनिट, 0.36 यूनिट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट वेट
एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 120 न्यूटन इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 120 न्यूटन है, वो जमीन की से किसी ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पे है नहीं पता, याद रखना डायरेक्टली वेट दिया हुआ है 120 न्यूटन है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। कह रहा है इस ऊंचाई पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है 480 जूल है। क्या है? 480 जूल है। द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बताओ ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के हिसाब से किस ऊंचाई पर है। एक चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। इसमें ये mg क्या होता है? वेट होता है, ये डायरेक्टली गिवन है। और पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ गिवन है, इसमें रख दो 480 इक्वल टू 120 इंटू एच, 0 से 0 खत्म और 12 4 जा 48, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? 4 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर? तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सीधा यहाँ m देने के बजाय सीधा उन्होंने क्या दे दिया था? वेट दे दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? टू गर्ल्स A एंड B ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। कह रहे दो लड़कियां हैं, है ना, एक है A दूसरी है B, दोनों का वजन 400 न्यूटन है। क्लाइम अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, और एक रस्सी पे चढ़ती है जिनकी ऊंचाई 10 मीटर है। गर्ल A टेक्स 25 सेकेंड वाइल गर्ल B टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। गर्ल A जो है वो 25 सेकंड लेती है इस काम को कंप्लीट करने में, जबकि गर्ल B जो है उसी काम को करने में 50 सेकंड लेती है। द कंपेरिजन ऑफ द पावर स्पेंड बाय टू गर्ल्स। ठीक है, तो इन दोनों लड़कियों के पावर को कंपेरिजन करना है कि किनका ज्यादा है या किनका कम है। एक चीज देखो, पावर क्या होता है? mgh बाय टाइम। ये दोनों के लिए लगा दो, A के लिए लगाओगे तो क्या कहोगे? A का मास mg सीधा दिया हुआ है, देखो वेट डायरेक्टली दिया हुआ है दोनों का। A और B दोनों का वेट सेम ही है ना, mg तो दोनों के लिए सेम है ना, mg क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो मैं सीधा लिखूंगा mgh बाय t। तो वेट तो दोनों के लिए सेम है 400। हाइट दोनों 10 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ती है अपॉन 10 इंटू 10। A को टाइम कितना लगता है? 25। सिमिलरली B के लिए क्या बोलोगे? वेट इज 400, हाइट इज 10 बट टाइम इज 50। एक चीज देखो, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। चाहो तो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा जैसे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको लिख दो 5 8 जा 40, ये हो जाएगा। तो 8 2 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा? 160 वाट। जबकि यही चीज यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा? 80 वाट। ठीक है, तो किसके पावर ज्यादा है? पावर ऑफ A इज मोर देन पावर ऑफ B, यानी गर्ल A जो है उसकी ज्यादा पावर है, तो गर्ल A हैज मोर पावर। गर्ल A हैज मोर पावर। ठीक है, होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि जो आज वाले सेशन में था वो कल वाले के कंपेरिजन किया था, थोड़ा आसान था, सिर्फ एक सवाल को छोड़कर, वो जो रॉड वाला क्वेश्चन था उनको छोड़कर। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, आपके सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, एट द एंड में यही कहूँगा, अगर सेशन सही लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इनके अलावा अगर ऑफलाइन से जुड़ना हो तो आप हमारे जो फ्रंट पेज पर जो है नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।